तीसरा मोड़ कहानी संग्रह। कहानीकार दिनेश विजयवर्गीय का यह पहला कहानी संग्रह है। आप मूलतः बाल कविता और बाल कहानियाँ लिखते हैं और यही कारण है कि आपकी हर कहानी में बाल मन की छाप भाषा में, शैली में, चित्रात्मकता और वर्णनात्मकता में भी पाठक महसूस कर सकता है। हम कहानी संग्रह तीसरा मोड़ पर आने से पहले कहानीकार का परिचय ले लें। करीब 8 दशक देख चुके हैं आप। शिक्षक के रूप में आपने सेवाएं आरंभ की और इसी के साथ लिखना, पढ़ना, कविता करना, खास करके कविताओं में बाल मन की कविताएं आप लगातार करते रहे। बाल कविता के साथ कहानियां भी लिखते रहे। लेकिन एक तीसरा पक्ष और है जो आपको अपने आप में अनूठा बनाता है। आप न केवल शिक्षक, न केवल रचनाकार, अपितु साहित्यिक पत्रकारिता में भी अपना योगदान देते रहे। न केवल अपने जिले में, अपितु कोटा संभाग में जहाँ भी आपको कोई अनूठा करता हुआ नजर आए, वो चाहे प्रशासक हो, शिक्षक हो, रचनाकार हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, अगर उसमें कुछ विशेष है, अनूठापन है, तो आप उसके बारे में इंटरव्यू जरूर लेंगे। इस तरह से आप एडीएम, डीएम तक भी पहुंचते हैं और इसी श्रृंखला में आप एडीएम सूरज सिंह नेगी से मुझे मिलवाते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि तीसरा मोड़ के रचनाकार दिनेश विजयवर्गीय बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। एक पत्रकारिता जिसे हम कहते हैं, पत्रकार में जो गुण होने चाहिए, मीडिया के नहीं, साहित्यिक पत्रकारिता, अब बखूबी निभाते रहे। आज भी आप लगातार कहीं न कहीं बाल कविता, कहानी या आपका वो पत्रकार प्रकाशित होता रहता है। हम क्रमशः देखते हैं संग्रह की कहानियों के प्रमुख पात्र पुरुष नहीं, स्त्रियां हैं। पाठक जब इन कहानियों से गुजरता है तो 150 पेज के इस कहानी संग्रह में 20 कहानियां संग्रहित हैं। पाठक स्त्री पात्रों से न केवल प्रभावित होता है, अपितु उसके मानस पर एक छाप पड़ती है कि रचनाकार, कथाकार के बतौर आपने महिला पात्रों को, युवतियों को, संघर्ष करती हुई ऐसी युवतियां जो परिस्थितियां वश शादी करने के बावजूद विधवा हो जाती है, तो विधवा का विवाह जो कि कल तक बड़ा मुश्किल सवाल था, आप यहाँ कहानी की पात्रों में देख सकते हैं। इसके अलावा हर महिला, युवतियाँ अगर शिक्षा बीच में ही छोड़ चुकी या शिक्षा नहीं ली, तो वो विधवा होने के बाद पुनः शिक्षा ग्रहण करती है, अध्ययन करती है और अपने मुकाम तक पहुंचती है और फिर एक मुकाम हासिल करने के बाद, अपना अस्तित्व बनाने के बाद फिर वो शादी करती है या शादी के प्रस्ताव स्वतः ही आते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस कहानी संग्रह में
स्त्री चेतना की कहानियां हैं। इस अर्थ में महिलाओं का जीवन, उनकी समस्याएं, उनका दाम्पत्य जीवन, नौकरी पेशा महिलाओं का चित्रण मिलता है। ये कहें कि वो महिलाएं जो शिक्षा ग्रहण करती है, नौकरी करती है, गृहस्थी में जद्दोजहद कर रही है और फिर मुकाम को हासिल करती है। इसे हम विमर्शवादी नहीं, चेतना की कहानियां कहेंगे, स्त्री चेतना की कहानी। आप 20 कहानियों में शीर्षक से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकांश कहानियों के शीर्षक ही बता देते हैं। जमुना का बेटा यानी माँ यहाँ प्रमुख है, चक्की वाली राम सुखी ये भी महिला केंद्रित है, यादों की तीर्थ यात्रा एकमात्र ऐसी कहानी है जिसके बारे में मैं विस्तार से बात करूँगा। सावनी, नए मम्मी पापा दोनों में महिलाएं, सर आप यादों में बने रहेंगे। जो सर कह रही है वो एक युवती है। सौम्या की माँ यशोदा, राम सुख की पेंशन, सुमिता भाभी वह डॉक्टर बन गई। तीसरा मोड़ तो अंततः स्त्री संघर्ष की वो गाथा है जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। मुलाकातें, फिर मुस्काया जीवन, सुनहरा कल, प्यार के बंधन। प्यार के बंधन युवक युवतियों में ही प्यार होता है। किनारे के उस पार, वापसी का सुख, मुनिया की नई दुनिया, मुनिया है। लौट आई खुशियाँ, इसकी भी एक युवती ऐसी पात्र है जिसके बारे में हम अब विस्तार से बात कर सकेंगे। नई सुबह में और लौट आई खुशी। तीसरा मोड़ कहानी शीर्षक संग्रह का नामकरण ही तीसरा मोड़ से हुआ है और तीसरा मोड़ इस संग्रह की बेजोड़ कहानी, अनूठी कहानी। कहानीकार ने बहुत कुछ कथ्य बुनने में दिमाग लगाया है। यादों की तीर्थ यात्रा में जैसी कुछ कहानियां हैं जो स्त्री चेतना से इतर कहानी कह सकते हैं, जो स्त्री विमर्श के घेरे से बाहर की कहानी कह सकते हैं, तब हम कुछ विस्तार से बात कर सकते हैं। तीसरा मोड़, तीसरा मोड़ नाम से ये संग्रह है। क्या है तीसरा मोड़ का कथ्य, मुख्य समस्या क्या है? तीसरा मोड़ का कथानक बूंदी से उदयपुर तक जाता है। कहानी में आधा दर्जन से अधिक पात्र हैं। रोहन और रचना पति पत्नी हैं, उनकी बेटी सोनल है। ये कहानी की शुरुआत है, लेकिन माता पिता के अलावा सोनल बेटी एक नहीं तीन तीन घर देखती है। सोनल बेहद सुंदर है, ये कथानक को बेजोड़ बनाता है। कहानी की नायिका सोनल रूपसी है, सुंदर है, लुभावनी है, आकर्षित करती है। सुंदर होना या एक महत्वपूर्ण गुण के रूप में होने से चाहने वाले बराबर बने रहते हैं। पहली बार उसकी शादी 12 में होती है, बूंदी की रहने वाली है, लेकिन दूसरी जयपुर होती है और तीसरी उदयपुर। इस तरह से कहानी का कथानक बूंदी से होता हुआ 12, जयपुर, उदयपुर तक जाता है। पहला संबंधी व्यापारी परिवार से, दूसरा सोने का व्यापारी। इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसे सक्षम घर मिलता है, लेकिन घटनाक्रम बड़ी जल्दी ही घटता है। पहले से शादी होती है, घूमने जाते हैं,
और पाठक देख करके चौंकता है कि वो मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरी शादी होती है और दूसरे में भी वो बीमारी से ग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अर्थ में बेटी सोनल के मन में और माता पिता के मन में एक बात बैठ जाती है कि अक्सर महिलाएं सगुन असुगन को लेकर के गहराई से सोचती है और लड़की के साथ दो दो बार अगर उसका ब्याहता पति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो तीसरी शादी की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। सो सोनल भी ऐसा सोचने लगती है। वो विधवा हो जाती है और अब सास ससुर भी कहते हैं कि तुझे पढ़ाई करनी चाहिए। वो पढ़ाई करती है और पढ़ाई करते करते, चूंकि इस कहानी में केवल यही कहानी नहीं, अधिकांश कहानियों में रचनाकार ये दिखाना चाहता है कि कहानी की नायिका युवतियाँ अगर संकट में आती है तो वापस शिक्षा ग्रहण करने की ओर लौटती है। तो ये भी एमए करती है, बीएड करती है और जिससे पढ़ाई करती है। इस अर्थ में यूँ कह सकते हैं कि कहानी स्वतः स्फूर्त चलने के बजाय घटनाओं के घटाटोप में आबद्ध हो जाती है। कथ्य कई बार बोझिल सा लगता है। पात्रों की अधिकता पाठक को पात्रों के नाम याद रखने में भी कठिनाई हो सकती है। बेशक किसी पात्र की स्थिति यहाँ पर एकमात्र सोनल है जिसका चरित्र उभर करके आता है। बाकी जिनसे भी वो शादी करती है वो शादी करते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। दूसरा शादी करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। बीमार होने पर चूँकि वो पढ़ाई करती है और बहुत जल्दी नौकरी प्राप्त कर लेती है, एक दिन बीमार होती है और डॉक्टर से इलाज करने के लिए जाती है। अब यहाँ ऐसा लगता है कि पहली बार जैसे किसी को देखा तो पहली नज़र में जो प्यार होता है वो सोनल के साथ डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर भी उसे जिस निगाह से देखता है, चाय पिलाता है, हाल चाल पूछता है, दवाइयाँ किस तरह से लेनी है, और अगर शाम तक बीमारी ठीक ना हो तो मुझे फ़ोन करना, मोबाइल नंबर दिया जाता है। जबकि इतनी उम्मीद किसी डॉक्टर से मरीज़ कभी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ डॉक्टर भी विदुर है। वो जानकारी लेना चाहता है। डॉक्टर मरीज का रिश्ता पति पत्नी में बदल जाता है। ये घटना का, ये कहें कि घटनाएं जैसे पहले से ही तय है। और डॉक्टर की माँ बराबर कहती है कि तुम शादी कर लो, अभी उम्र ही क्या है। पहली का लड़का था, डॉक्टर होने के नाते कहीं से भी संबंध हो सकता है। तो डॉक्टर कहता है कि जब उपयुक्त मिलेगी तो ऐसा भी किया जाएगा। और संयोग से 2 बार की विधवा डॉक्टर को भा जाती है, लेकिन कहीं से भी ये सवाल नहीं उठता कि ये विधवा है तो शादी कैसे की जाए। न डॉक्टर की माँ कहती है, बल्कि कुछ हद तक सोनल जरूर सोचती है। और वो सवाल जवाब करने के बजाय उस सवालों से बचना चाहती है कि तुम्हारा जीवन क्या है, तुम्हारी क्या शादी हो चुकी है। इस तरह के सवालों से बचना चाहती है। लेकिन अंततः उसके रूप सौंदर्य को देख करके, नौकरी को देख करके कोई भी इन सबको नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन कुछ सामाजिक मान्यताएं, महिलाएं इन चीज़ों पर गौर करती है, लेकिन डॉक्टर की माँ भी इस तरह से कोई सवाल नहीं करती। लौट आई खुशियाँ की नायिका
भी पढ़ाई कर रही है, परीक्षा देकर के लौट रही है। और कहानी यूं चलती है कि जब परीक्षा देकर के लौटती है तो उसकी माँ पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई। तो वो जवाब देती है कि मैं अपनी सहेली के पास ठहर गई थी। तो माँ कहती है कि अगर सहेली से मिलकर के आ रही हो तो चेहरे पर इतनी हवाइयाँ कैसे उड़ रही हैं। ये पाठक को एक खटका पैदा कर देता है। ये कहानी लौट आई खुशियाँ, यानी अंत तक खुशियाँ लौट आती है। जो कह सकते हैं कि हर कहानी का अंत सुखद होता है, ये कथाकार की इन कहानियों में पाठक महसूस कर सकता है। लेकिन लौट आई खुशियाँ वर्तमान दौर की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराती है। माँ बाप की इकलौती बेटी नीता की कहानी। शादी के लिए लड़का देखा जाता है, लड़के वाले लड़की को पसंद कर लेते हैं, लेकिन घटनाक्रम बड़ा तेजी से बदलता है कि वो परीक्षा देने के बाद जहाँ ठहरी थी वो दरअसल कोई सहेली नहीं थी, बल्कि उसका क्लासमेट था। और क्लासमेट उससे घर बुला करके, नशा दे करके, बेहोश करके फोटोग्राफ्स ले लेता है। और नीता से कहा जाता है कि तुम आओ और होटल में मुझसे मिलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो साफ मना कर देती है कि मैं इस तरह की नहीं हूँ और तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, दोस्ती तक सीमित था। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो बेहोशी में उसके साथ किस तरह के चित्र खींचे गए हैं, और इसी को लेकर के वो ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है। ये आज की ऐसी कड़वी सच्चाई है। मोबाइल जब से आया और मोबाइल में कैमरे का इस्तेमाल जब से होने लगा है, तो लोग जो गुमराह है, भटके हुए हैं, इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और ये कहानी यही आगाह करती है किस तरह से परिवारों को तबाह कर देते हैं, लड़कियों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ भी नीता के साथ कुछ ऐसा ही होता है। लड़का होने वाले दूल्हे से मिलता है और कहता है कि उसे मैं चाहता हूँ, उससे मेरे संबंध है, और फोटोग्राफ दिखा देता है। लड़का घर वालों से कहता है कि ये संबंध नहीं हो सकता, और इस तरह से संबंध बिगड़ जाता है। और चूंकि खुद के घर वालों को भी पता चलता है, तो घटनाक्रम यहाँ इस तरह से बदलता है कि लड़की अपनी माँ से कहती है कि मैं सच्चाई बताती हूँ, मैं जिस दिन अपनी सहेली की यहाँ ठहरने की बात कह रही थी, मैं सहेली की यहाँ नहीं, इसी के बार बार बुलाने पर रही थी, और इसने मुझे बेहोश करके चित्र खींच लिए थे, और वही चित्र इसने उन लड़के वालों को दिखा दिए थे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये तो हुआ जो घर वालों को बताया, लेकिन घटनाक्रम जिस तरह से आपकी हर कहानी में बदलता है, घटना प्रधान कहानी कह सकते हैं, कि वो एक दिन तालाब के किनारे बगीचे में घूम रही होती है और दूर से उसी लड़के को देखती है, तो लड़के को बुलाती है कि मैं तुमसे एक बार बात करना चाहती हूँ। लड़के ने कहा कि बात अब हमारा संबंध नहीं हो सकता, फिर भी तुम क्या बात करना चाहती हो। तो दोनों बैठते हैं और वो जो बात बताती है, चूंकि यहाँ हर कहानी का अंत सुखद होता है, इस अर्थ में ये कहानी भी सुखद मोड़ पर, यानी लौट आई खुशियाँ, कि वो लड़का समझ जाता है कि ठीक है, शादी तो बाद में करेंगे, पहले उस लड़के से निपटते हैं और पुलिस रिपोर्ट दर्ज करते हैं। लड़के को पुलिस वाले पकड़ते हैं और इस तरह से यहाँ नीता की शादी उस लड़के से, बावजूद इसके कि इस तरह के घटनाक्रम के बाद लड़कियां अक्सर घटनाक्रम को दबाती हैं,
छुपाती है, घर वाले भी छुपाते हैं और इसी बात का नाजायज़ फ़ायदा असामाजिक तत्व उठाते रहे। इस अर्थ में ये कहानी उल्लेख नहीं रहेगी, इस कहानी की चर्चा होनी चाहिए, कहानी प्रसारित होनी चाहिए कि कई युवक युवतियों के ज़िंदगी को संवार सकती है, बिगड़ती हुई ज़िंदगी को संवार सकती है। ये लौट आई खुशियाँ की नीता की तरह। कहानी की शुरुआत नई सुबह से होती है और अंत लौट आई खुशियाँ से होती है। नई सुबह की कहानी कुछ इस तरह से है कि दयानाथ बाबू जवान पुत्र मनीष की अस्थियां नदी में बहाकर लौट रहा होता है और फिर उनकी बेटी नीलम की शादी अंततः अशोक से होती है, विधवा होते हुए, क्योंकि वो अध्ययन करने लगती है और अशोक से शिक्षा ग्रहण करती है, ट्यूशन पढ़ती है। इस तरह से ये कह सकते हैं कि अन्य कहानियों की तरह नीलम विधवा होते हुए भी पुनः शिक्षा ग्रहण करती है, अध्ययन करती है। ये आज के दौर की ऐसी सच्चाई है कि युवक युवतियां केवल लड़के ही नहीं पढ़ते, लड़कियां भी पढ़ाई करती है और लड़कियां शादी से ज़्यादा पढ़ाई को महत्व दे रही है, तवज्जो दे रही है। अगर शादी टूट भी गई तो पढ़ाई जारी रखती है, विधवा हो गई तो पढ़ाई जारी रखती है और विधवा कोटे से उनकी बाकायदा नौकरियां भी लग रही हैं। शायद कहानीकार को इस बात का इल्म रहा। ये आज की दौर की ऐसी कड़वी सच्चाई बयां करती है कि लड़कियां शिक्षा को सर्वोपरि महत्व देने लगी। नई सुबह हो या तीसरा मोड़ की सोनल हो, लौट आई खुशियों की नीलम हो, कहानी में घटनाक्रम तेजी से बदलते हैं। इसी के चलते किसी भी कहानी में चरित्रगत विशेषताएं गहराई से उभरने से रह जाती हैं। स्त्री चेतना की कहानियों में यादों की तीर्थ यात्रा एक ऐसी अलग हटकर के कहानियां हैं कि जिसकी चर्चा इसलिए की जा सकती है कि ये कहानी पुरानी यादों में लौटती है, शहर की कहानी, जन्म स्थान की कहानी बयां करती है और स्त्री के बजाय दोस्ती और अपने जन्म स्थान को लेकर के नायक क्या सोचता है इस पर आधारित है। और ये कोटा शहर में जन्मे सुमरेश बाबू की कहानी है, जो अपने बेटे के साथ लखनऊ में रहता है और अपने मित्र की बेटी की शादी का निमंत्रण पा कर के कोटा आना, जिसको कि घर वाले टालते रहे, वो कहता है कि मित्र का आमंत्रण आया है, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। और बचपन जहाँ बीता है, जन्म जहाँ हुआ है, उस शहर को देखने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है, जिससे कि लड़के बहुएं टालती रही। तो कोटा चला आता है यहाँ सुमरेश बाबू। शादी का निमंत्रण था, शादी में जिसके बुलावे पर आता है वो गले मिलता है, खाना पीना होता है, नाश्ता होता है, रात होती है, वो ठहरता है। लेकिन सुबह उठते ही वो शहर की गलियों को, सड़कों को और उन मकानातों, यहाँ तक कि शहर को भी गौर से देखता है, तो देखता है कि शहर तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। और ये एक पिछले दशक की कहानी है कि पिछले दशक तक जो शहर थे, जो शहर का रंग रूप था, जो स्वरूप था, वो हर शहर का बदल चुका है। मकानों के डिज़ाइन बदल चुके हैं, नक्शे बदल चुके हैं। जो जिस तरह से बने हुए थे पुराने तरह के मकान, वो तोड़ करके नए बना दिए गए, दुकानें तोड़ करके शोरूम बना दी गई।
तो सुमरेश बाबू कोटा को बदला हुआ देखता है, बढ़ता हुआ देखता है। ऑटो में बैठता है तो ऑटो वाले से पूछता है तो ऑटो वाला कहता है कि साहब, लगता है बहुत सालों बाद शहर में आए हो, क्योंकि शहर बदल चुका है, शहर बहुत आगे बढ़ चुका है, शहर फैल चुका है। तो बदलता हुआ कोटा का किस तरह से नगरीकरण हुआ है, सुमरेश बाबू यहाँ, या यूँ कहें कि रचनाकार सुमरेश बाबू के माध्यम से बदलते हुए कोटा का चित्रण करते हैं। और न केवल कोटा शहर का, बल्कि मित्रता में आ रहे बदलाव के बारे में, लोगों के संवेदना को लेकर के जो चेंजेज आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, संवेदनहीनता बढ़ रही है, इस पर भी गौर करते हैं। बचपन की गलियों को देखता है, मकान, दुकान और दोस्ती को। तो राम मोहन एक बचपन के दोस्त रहे। उसे ढूंढते हुए जाते हैं तो मोहल्ले में उनके परिवार वाले मिलते हैं और कहते हैं कि वो दूसरे मोहल्ले में चले गए हैं। शाम हो गई थी, सुमरेश बाबू वापस शादी वाले घर में लौट जाते हैं और सोचते हैं कि दूसरे दिन राम मोहन बाबू से मिलेंगे। दोस्त का व्यवहार देखा कि दोस्त के दरवाजे को जो ही खटखटाया, कहा कि मैं राम मोहन का दोस्त हूँ और उनसे मिलने आया हूँ। वह कहती, ठहरिए, मैं जाकर के बताती हूँ। एक लड़की, वो लड़की आकर के जो जवाब देती है तो सुमरेश बाबू धक्क रह जाते हैं। वो कहते हैं कि आप कौन हो, क्या नाम हो और क्यों मिलना चाहते हो? अभी वो कहीं बाहर जा रहे हैं, आप फिर कभी आना। तब वो बताते हैं कि मैं लखनऊ से आया हूँ और उनका पुराना दोस्त है। तब जा कर के उन्हें प्रवेश मिलता है और प्रवेश मिलने के बाद भी राम मोहन का व्यवहार कि वो कहीं मीटिंग में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि दोस्त, मेरी मीटिंग है और मैं निकल रहा हूँ। सुमरेश बाबू ये सुन कर के फिर चौंकते हैं और कहते हैं कि राम मोहन, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ और मैं लखनऊ से आया हूँ और शायद अब दोबारा मिल सकूँ, क्योंकि बड़ी हसरत से मैं इसीलिए इस शादी में आया हूँ कि तुमसे मिलूँगा और तुम्हारे मेरे साथ जो बचपन का याराना है, आंटियाँ साथ में खेली है, चुस्कियाँ, एक ही चुस्की को हमने दोनों ने चुस्कियाँ लेकर के चूसा है, और तुम कह रहे हो कि मीटिंग में जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद मित्र थोड़ा पिघलता है और मित्र कहता है कि ये बात कह करके तुमने मेरी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। अब मीटिंग कैंसिल और आज हम पुरानी बातें करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। और कौन कौन मित्र है उनको फ़ोन लगा करके बातें की जाती है। तो इस तरह से सुमरेश बाबू के माध्यम से बदलते हुए शहर और बदलते हुए लोगों का व्यवहार यहाँ चित्रित किया गया है। लेकिन फिर भी अंत कहानी का सुखद होता है कि वो मित्र को देख करके मित्र चाहता नहीं मीटिंग में, मीटिंग कैंसिल कर देता है। और इस तरह से सुमरेश बाबू के जो मन में था वो पूरा होता है कि वो जिस शहर को देखने के लिए आया है, बेशक इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन कहानियों में स्त्री चेतना की कहानियाँ, इसे विमर्शवादी कहानी, माधव नागधा ने इस कहानी संग्रह की भूमिका लिखी है और सही लिखा है कि ये विमर्शवादी कहानियाँ नहीं, स्त्री चेतना की कहानियाँ। इस बात से मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि विमर्शवादी कहानियों में अक्सर पुरुष के खिलाफ होना, पुरुषवादी सत्ता को चुनौती देना रहा है। स्त्री अस्मिता स्त्री पात्रों के माध्यम से, जिसमें पुरुष को लेकर के टकराहट होती है, पुरुष के खिलाफ आवाज़ें, चित्रण, चरित्र चित्रण होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, बल्कि समरसता है।
यहाँ स्त्री संकट में आती है परिस्थितिवश और अंततः अंत सुखद होता है। इस तरह से यहाँ सुखवादी कहानी, आदर्शवादी कहानियाँ कही जा सकती है। जिससे प्रेमचंद की कहानियों के बारे में कहा जाता है कि प्रेमचंद आदर्शवादी कहानीकार रहे शुरू में, बीच में आकर के वे यथार्थोन्मुखी आदर्शवादी, आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी हो जाते हैं। इसलिए प्रेमचंद की बात यहाँ इसलिए याद आती है कि रचनाकार दिनेश विजयवर्गीय अपनी हर कहानी का अंत सुखद करते, यानी एक आदर्श रखते। तो अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि आप समझ चुके हैं कि हम 3-4 कहानियों का यहाँ जिक्र किया और संग्रह का लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहानियाँ किस तरह की है। लौट आई खुशियाँ की नीता के माध्यम से कहानीकार ने आधुनिक दौर की ऐसी विडंबनात्मक स्थिति का, ऐसी नफ्स पर हाथ रखा है जिसको लेकर के समाज, परिवार, युवतियां तबाह हो रही है। और छोटी सी गलती कि आप जब रिश्ता बनाते तो एक दूरी बना करके रखें, और बाय द वे घटनाक्रम हो गया तो उसे दबा करके न रखें, उसे खुलासा करें, खोल करके बताएं। और यहाँ नीता यही काम करती है, पहले माँ को बताती है, फिर होने वाले दामाद को बताती है, और इस तरह से समस्या का समाधान हो जाता है। पुलिस भी इस बात को कहती है। इस अर्थ में ये कह सकते हैं कि लौट आई खुशियाँ ऐसी कहानी का तथ्य है कि इसके बारे में लोगों को चर्चा करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो सामने आनी चाहिए दबाई जाती है, नहीं दबाई जानी चाहिए। शिक्षित स्त्री भी ठगी जा रही है इस दौर में। इस तरह से अगर स्त्री शिक्षित होकर के भी ठगाई जा सकती है तो ऐसी शिक्षा पर सवाल उठता है। तो यहाँ इस तरह से कह सकते हैं कि स्त्री चेतना की कहानियों में युवतियाँ शिक्षा लेने को महत्व देती है। अगर विधवा हो गई तो वो अपनी शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ती, बल्कि शिक्षा ग्रहण करके फिर एक मुकाम हासिल करती है, अपना व्यक्तित्व बनाती है, नौकरी करती है, और इसके बाद फिर यूँ कहें कि पुरुष से कदम मिला करके जब आप चलेंगे तो आपको कोई नकार नहीं सकता। इस तरह से कह सकते हैं कि ये संग्रह तीसरा मोड़, एक मोड़, 2 मोड़ नहीं, आप चौराहे पे होते हो हर वक्त, कितने ही मोड़ आपको लेने होते हैं, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। तो साथियों, धन्यवाद। आपको यह स्त्री विमर्शवादी हमारा वीडियो कैसा लगा, तीसरा मोड़ कहानी संग्रह, इस पर आपकी टिप्पणी हो तो जाहिर करें। धन्यवाद।